सेक्शन 43B में कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनके रिडक्शन आपको सिर्फ पेमेंट बेसिस पर मिलेगी, मतलब पे करोगे आप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो आपको उसकी रिडक्शन मिल जाएगी। और अगर ये खर्चे आउटस्टैंडिंग है, इस साल नहीं पे करे, तो आपको उसकी रिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट ने आपको रिलैक्सेशन दी है। कहते वैसे तो हमारा जो ईयर है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है, 31 मार्च तक। अब उसकी रिटर्न हम भरते हैं या फिर जुलाई में भरते हैं या अक्टूबर में भरते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द केस। कहते वैसे तो ये जो हमने लिस्ट बनाई है वो पेमेंट बेसिस पर है, लेकिन अगर आपकी पेमेंट थोड़ी सी डिले हो गई है लेकिन वो रिटर्न भरने से पहले पहले तक पे हो गया है, मतलब जुलाई से पहले, मार्च के बाद, लेकिन जुलाई या अक्टूबर से पहले पे हो गया है, तो रिटर्न भरने से पहले अगर आपने पे कर दिया तब भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी इस साल की। तो सेक्शन 43B इज एप्लीकेबल ओनली इफ टैक्स पेयर मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब इसमें क्या है, सर्टेन एक्सपेंसेस आर डिडक्टेबल ऑन पेमेंट बेसिस। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, कोई टैक्स, ड्यूटी, सेस और फी बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। कोई भी टैक्स, ड्यूटी, सेस और फी, तो अगर आप पे करोगे तो आपको उसकी रिडक्शन मिलेगी, लेकिन अगर ये आउटस्टैंडिंग है तो रिडक्शन नहीं मिलेगी। एनी सम पेबल बाय एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सुपरएन्युएशन फंड और एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयर अगर पे करेगा टू प्रोविडेंट फंड, सुपरएन्युएशन फंड, तो एक्चुअल में पे करेगा तभी उसको डिडक्शन मिलेगी। एनी सम पेबल एज बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉयज़ फॉर सर्विस रेंडर्ड, तो बोनस और कमीशन भी पेमेंट बेसिस पर, एक्चुअल में पे करोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगी। एनी सम पेबल एज इंटरेस्ट ऑन एनी लोन और बोरोइंग फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो किसी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आप लोन लेते हो और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हो तो वो इंटरेस्ट की डिडक्शन भी पेमेंट बेसिस पर है। बोनस, कमीशन टू एम्प्लॉयज़, इंटरेस्ट ऑन एनी लोन, interest pay in any loan borrowing from a deposit taking non-banking finance company in SEBI, interest on any loan on advance taken on from a scheduled bank or a cooperative bank other than primary agricultural, ये important है, other than primary agricultural cooperative society। तो अदर देन प्राइमरी तो मतलब इसकी बात नहीं हो रही है, शेड्यूल बैंक या कोऑपरेटिव बैंक है, लेकिन प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं। पेमेंट इन एम्प्लॉय इन ल्यू ऑफ लीव एट द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय, अगर जैसे इन ल्यू ऑफ लीव एट द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय क्या होता है, जैसे एम्प्लॉय को हर महीने 1 या 2 छुट्टी लेने की इजाज़त है विद पे, वो एम्प्लॉय वो छुट्टी नहीं लेता, तो उसको नई ज़रूरत पड़ी, वो छुट्टी नहीं लेता। अब क्योंकि वो विद पे छुट्टी थी, तो अगर आप ऐसी छुट्टी नहीं लेते तो आपको उसकी जगह पे पैसे मिल जाते हैं, 200 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया, तो जो भी डिसाइडेड होएगा। तो ऐसी पेमेंट आपको तभी डिडक्शन मिलेगी अगर आपने उसको एक्चुअल में पे करा है। तो एनी सम पेबल बाय एन एम्प्लॉयर इन ल्यू ऑफ लीव एट द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय एंड एनी सम पेबल टू एन इंडियन रेलवे फॉर द यूज़ ऑफ द रेलवे एसेट्स, तो इन सब की रिडक्शन आपको पेमेंट बेसिस पर ही मिलेगी। एक्सेप्शन क्या है, आपको डिडक्शन एक्रूअल बेसिस पर कब मिलेगी, ये भी मैंने बताया कि अगर आप रिटर्न भरने से पहले पहले उसको पे कर दोगे 31 मार्च के बाद, आफ्टर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, आफ्टर एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, बट बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। तो अगर आप इस दौरान भी पे कर दोगे तब भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, बच सकते हो। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, उन्हीं का ही पार्ट है जो हमने कल करे थे। आगे आपको प्रोविजन इलस्ट्रेटेड, एक्स लिमिटेड नॉट हैविंग एनी इंटरनेशनल और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन मर्केंटाइल बेसिस फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 assessment year 23-24, interest on term loan taken from PNB is rupees 1,95,000, the amount is paid as follows। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है
तो ये हमें अलाउड है, ऑन पेमेंट बेसिस इसकी डिडक्शन अलाउड है, लेकिन वो कैसे कैसे पे हुआ है नीचे हमें गिवन है। अब जो 31 मार्च से पहले पहले पे हो गया तो हमारा ईयर है 22-23, तो ये भी 31 मार्च 2023 से पहले पे हो गया, नवंबर वाला भी पे हो गया, लेकिन ये जो अगस्त वाला है ये लेट हो गया, 31 मार्च के बाद पे हुआ है, लेकिन बिफोर ड्यू डेट पे हो गया है। 31 अक्टूबर से पहले पहले तो ये भी अलाउ हो जाएगा, लेकिन ये वाला दिसंबर 5 वाला नहीं अलाउ होएगा क्योंकि ये बाद में पे ड्यू डेट के बाद है, ठीक है। तो ये वाला जिस साल पे होएगा उस साल उसकी डिडक्शन मिलेगी, अगले साल पे करा है तो अगले साल डिडक्शन मिलेगी। तो दिसंबर 5 वाला की डिडक्शन इस साल नहीं मिलेगी लेकिन अगले साल मिल जाएगी। जून 12 2024 इसकी भी नहीं मिलेगी, इसकी डिडक्शन भी 24-25 में जाके मिलेगी आपको। नवंबर 2 2024 ये भी आपका 24-25 में जाके मिलेगी रिडक्शन। एंड लास्ट में नॉट पेड सो फार, इसकी तो मिलेगी नहीं 20,000, क्योंकि किसी भी ईयर में ये पे ही नहीं हुआ तो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जो इस साल पे हो गए उनकी डिडक्शन मिल जाएगी, जो इस साल पे नहीं हुए लेकिन ड्यू डेट से पहले पे हो गए उसकी भी इस साल डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन इसके बाद वाले सारे जिस साल पे होंगे उस साल ही उसकी डिडक्शन मिलेगी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अनपेड सेल टैक्स इनटू लोन बाय अ स्टेट गवर्नमेंट। आगे क्योंकि यहाँ पर मेन जो है इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होते हैं उसमें एक क्लैरिफिकेशन है। अब आपका कोई लोन था 20 लाख का, उसके ऊपर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है 2 लाख, तो आपने टोटल 22 लाख रुपया पे करना था। लोन है 20 लाख का, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है 2 लाख का, टोटल आपने 22 लाख पे करना है। तो आपने उसको उस लोन को फ्रेश लोन में कन्वर्ट करा लिया, पे नहीं करा, फ्रेश लोन में कन्वर्ट करा लिया। तो अगर आपने अपने लोन को फ्रेश लोन में कन्वर्ट करा लिया है तो इट इज़ नॉट डीम्ड एज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम ये नहीं मानेंगे कि आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, दे नॉट डीम्ड एज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको नो डिडक्शन इज अलाउड, नो डिडक्शन इज अलाउड। तो आपको इस इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी, कन्वर्जन में कोई इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती, सिर्फ पेमेंट पे डिडक्शन मिलेगी। अब जो फ्रेश लोन है, अगर आपने सपोज 25 लाख का फ्रेश लोन लिया है और उसमें ये इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो अब जब आप इंस्टॉलमेंट में इसको पे करोगे और उस पेमेंट पर आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो जब आप फ्रेश लोन की पेमेंट करोगे तब उसके इंस्टॉलमेंट में आपको जैसे जैसे पे करते जाओगे डिडक्शन मिलती जाएगी, लेकिन इस कन्वर्जन के ऊपर कोई आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन के कन्वर्जन के ऊपर कोई वो नहीं है, लेकिन जब फर्दर उसको पे करोगे फिर मिलेगी। हाँ जी, ये 22 लाख का जो लोन है इसे चुकाने के लिए फ्रेश लोन लिया है ना? हाँ हाँ, ठीक है। तो ये जो हमने एक लोन को दूसरे लोन में कन्वर्ट कर दिया है, तो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि इसने इंटरेस्ट पे कर दिया है, उसने सिर्फ कन्वर्ट करा है। तो कन्वर्जन को हम पेमेंट का नाम नहीं देंगे। तो हम जब एक्चुअल में वो पे करेगा उस इंटरेस्ट को आधा आधा करके, चाहे जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट में, वैसे वैसे उसको डिडक्शन मिलती जाएगी, ठीक है। यस। तो ये नीचे आपका दिया हुआ है प्रोविजन इलस्ट्रेटेड, ये वाला द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन, ये सारा इस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ था। फॉलोइंग इलस्ट्रेशंस आर गिवन टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। लोन टेकन फ्रॉम बैंक ऑन 31 मार्च इज 20 लाख, जिसके ऊपर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है 2 लाख।
In the restructuring arrangement entered into in this case, the unpaid interest has been converted into FITL, which has been shown separately from the, तो ये जो अनपेड इंटरेस्ट था उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया FITL में, जिसको उन्होंने सेपरेटली शो करा है फ्रॉम द ओरिजिनल लोन, एंड नो इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन FITL. दिस कन्वर्टेड इंटरेस्ट इज़ टू बी पेड इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट. अब ये जो कहते हैं इंटरेस्ट उसने कन्वर्ट करा है, 2 लाख का इंटरेस्ट FITL में कन्वर्ट करा है, वो अब 4 इंस्टॉलमेंट में पे होएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम April 1, 2006, दूसरी 2007 में, तीसरी 2008 में, 2009 में. और ये 2 लाख डिवाइडेड बाय 4, 50 हज़ार की पेमेंट होएगी. अब जब ये कन्वर्ट हुआ है तब कोई आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन 2006 में आपको 50,000, 7 में 50,000, 8 में 50,000, 2009 में 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी जब वो एक्चुअल में पे होएगा. सो इन दिस केस डिडक्शन to the extent of amount actually paid against the payment of installment of rupees 2 lakh under section 43B shall be allowed for the relevant assessment year when it is actually paid. Interest on the original principal of 20 lakh if any actually paid will be independently allowable under 43B. तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर ये जो 20 लाख में से ये जो 20 लाख का लोन था इसके ऊपर 2 लाख का इंटरेस्ट था, अगर सपोज वो इसमें से कुछ पे कर देता, इंटरेस्ट में से कुछ 20,000 30,000 पे कर देता पहले ही, कन्वर्जन से पहले ही, तो उसको उसकी डिडक्शन मिल जाती. लेकिन कन्वर्जन के ऊपर कोई डिडक्शन नहीं है, लेकिन हाँ वो जो कन्वर्जन जब बाद में पे होएगी फिर उसकी फिर से आपको डिडक्शन मिल जाएगी. तो इन शॉर्ट कन्वर्जन पर कोई डिडक्शन नहीं है, पेमेंट पे है. Loan taken by SSC from a term lending institution in May 2020 is 14 crore. Interest not paid up to April 1, 2022 is 2 crore. तो interest unpaid है 2 crore. In a restructuring arrangement, unpaid interest of 2 crore is merged with the principal amount of 14 crore. After merger, amount of loan becomes 16 crore. तो अब तक कोई डिडक्शन नहीं मिलनी थी क्योंकि अब तक कन्वर्जन हुई है. Which is payable by the taxpayer in 5 equal annual installment. अब ये 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे होएगा अब 3.2 करोड़ की, और कब से, फ्रॉम April 1, 2022. इन द प्रीवियस ईयर 22-23 द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 3.2 करोड़ इज पेड बाय द टैक्स पेयर. द अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन द कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम ऑन अकाउंट ऑफ एक्चुअल पेमेंट विल बी वर्कड आउट इन द फॉलोइंग मैनर. तो ये आपकी 3.2 करोड़ इंटू अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि मिक्स है, इंटरेस्ट और लोन को अलग अलग शो नहीं करा हुआ. तो यहाँ पे अब आपको प्रोपोर्शन मेथड लगाना है. ठीक है, अब आपका टोटल 14 का लोन था और 2 रुपये का इंटरेस्ट था, टोटल 16 करोड़ का आपका कन्वर्जन हुआ, और उस 16 करोड़ को 5 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करा था 3.2 करोड़. लेकिन अब इस 3.2 करोड़ में प्रिंसिपल अमाउंट भी है और इंटरेस्ट भी है, तो हमें डिडक्शन सिर्फ इंटरेस्ट की मिलनी है. ठीक है, तो उसको आपको प्रोपोर्शनेट मेथड लगा के निकालना पड़ेगा. तो कैसे लगाएंगे, 3.2 करोड़ कितनी अमाउंट के ऊपर है, 16 करोड़ के ऊपर, हमें किसके ऊपर चाहिए, 2 करोड़ के ऊपर. ठीक है, 3.2 करोड़ जो इंस्टॉलमेंट है वो किसके ऊपर है, टोटल लोन प्लस इंटरेस्ट के ऊपर, लेकिन हमें सिर्फ किसके ऊपर चाहिए, इंटरेस्ट के ऊपर. तो आपका प्रोपोर्शनेटली इंटरेस्ट वाला अमाउंट बाहर आ जाएगा. ठीक है, यस. तो 40 लाख आपको अलाउ हो जाएगा अंडर 43B. लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट को की डिडक्शन नहीं है, लोन की डिडक्शन नहीं. आगे इसकी प्रॉब्लम है, एक्स लिमिटेड इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नॉट हैविंग एनी इंटरनेशनल और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है गिवन बिलो.
तो हम हमेशा नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं क्या चीज़ें अलाउड है और क्या चीज़ें नहीं अलाउड। तो जो उसने यहाँ पे अब ये खर्चों की डिडक्शन ली हुई है, ये वाले डिडक्शन ली हुई है, लेकिन इसमें से कुछ खर्चे अलाउड है लेकिन कुछ खर्चे नहीं अलाउड। तो हमें वो खर्चे ढूंढने हैं जो नहीं अलाउड। आपका सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सैलरी टू एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, टैक्सेस है, इंटरेस्ट है, ऑडिट फीस टू चार्टर्ड अकाउंटेंट, लाइसेंस फीस टू म्यूनिसिपल अथॉरिटी, अदर एक्सपेंसेस। दूसरी तरफ इनकम टैक्स रिफंड, एक्साइज ड्यूटी रिफंड, कस्टम ड्यूटी रिफंड, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, एक्साइज ड्यूटी रिफंड, ठीक है। और नीचे आपको सैलरी टू एम्प्लॉयज़ इज़ कैलकुलेटेड एज फॉलोज। बेसिक सैलरी गिवन है और आपकी बेसिक सैलरी जो है कब कब पे हुई है ये भी गिवन है। तो जो बेसिक सैलरी है आपकी, उसके ऊपर टीडीएस कटना चाहिए, ये हमने कल करा था सैलरी के ऊपर। बोनस कमीशन अभी हमने जो 43B सेक्शन करा है एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर है, तो पे होएंगे तो डिडक्शन मिलेगी, नहीं तो नहीं। बोनस एंड कमीशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड और फिर टीडीएस की आपकी 2000 की डिडक्शन है। नीचे इन्होंने दिया हुआ है आउट ऑफ एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड 28,000, 25,000 इज क्रेडिटेड इन द प्रोविडेंट फंड ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट अंडर द प्रोविडेंट फंड रेगुलेशन। तो 25,000 की जो कंट्रीब्यूशन है ये इन्होंने 25,000 तक ही ऑन और बिफोर ड्यू डेट करी है। तो प्रोविडेंट फंड की भी टाइम से होनी चाहिए 43B के अंडर। आउट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड प्रोविडेंट फंड 30,000, 26,000 इज पेड ड्यूरिंग 22-23, 3500 इज पेड ऑन मई 16, 2023 एंड 500 इज पेड ऑन 10 दिसंबर 2023 और ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है। ग्रेचुटी फंड इज अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड एंड अमाउंट इज कंट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द रेलिवेंट ईयर। आगे टैक्सेस एंड इंटरेस्ट जो है, एक्साइज ड्यूटी ये भी पेमेंट बेसिस पर है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी पेमेंट बेसिस पर है। आगे कहते हैं आउटस्टैंडिंग जीएसटी 30,000 इज कन्वर्टेड बाय कर्नाटका गवर्नमेंट इनटू लोन। अच्छा, अगर कोई आप अपना अनपेड सेल्स टैक्स लायबिलिटी को लोन में कन्वर्ट कर दो तो हम उसको पेमेंट मानेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमने इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करी थी। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन को कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको पेमेंट नहीं मानते, लेकिन अगर आप कोई अपना टैक्स वगैरह सेल्स टैक्स जीएसटी वो अनपेड अगर आप उसका लोन लेते हो, उसको लोन में कन्वर्ट करते हो तो हम उसको पेमेंट मानेंगे। आगे आउट ऑफ द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 10,000 इज कन्वर्टेड बाय एसबीआई इनटू फ्रेश लोन। लाइसेंस फी टू म्यूनिसिपल अथॉरिटी एंड फी टू चार्टर्ड अकाउंटेंट आर नॉट पेड टिल 31 अक्टूबर। तो हमें उसकी असेसमेंट ईयर 23-24 की इनकम ढूंढनी है। तो यहाँ पर बोनस कमीशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड प्रोविडेंट फंड,
एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारी डिडक्शन आपको पेमेंट बेसिस पर ही मिलेगी। और आपने यहाँ पर अब क्योंकि ड्यू बेसिस पर भी मिल जाती है, वैसे तो पेमेंट बेसिस है, ड्यू बेसिस पर मतलब रिटर्न भरने से पहले पहले पे कर दो तब भी मिल जाएगी। तो अब इसमें से आपको छांटने हैं कौन पे हुआ है, कौन पे नहीं हुआ टाइम पर। अब यहाँ पर जो सबसे पहले है बेसिक सैलरी, अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स। पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर है 2 लाख और बिफोर ड्यू डेट 2,60,000 है। सैलरी तो इसमें कवर नहीं होता। बोनस देखते हैं 10,000 था और सिर्फ इसमें से 1,000 प्लस 8,500 ही पे हुआ है। 9,500 तो 500 पेंडिंग है, तो 500 डिसअलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पे 500 डिसअलाउ हो जाएगा प्लस 500। तो इन्होंने अलग अलग करके शो करा है, हम सीधा ही एक फिगर शो कर देंगे 500 डिसअलाउ। उसके बाद बोनस के बाद कमीशन 2,000 और 17, 18, 19,000, तो 1,000 अभी भी ड्यू है। तो 1,000 प्लस हो जाएगा क्योंकि 1,000 अभी भी अनपेड है। फिर है कमीशन ऑन परचेजेस 12,500 टोटल बन रहा है बिफोर ड्यू डेट और आपका टोटल है 18,000। 5,500 5,500 प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड 28,000 और पे भी कर दिया, ठीक है। टीडीएस जो टैक्स है वो भी पे हो गया। उसके बाद प्रोविडेंट फंड का नीचे लाइन लिखी हुई थी 25,000 ही क्रेडिट हुआ है, तो बाकी जो 3,000 है $25,000 is credited in the Provident Fund account of employees on or before due date of making payment under Provident Fund regulation. ये तो पे हो गया था, क्रेडिटेड इन द, हमने तो पेमेंट बेसिस देखना है, क्रेडिट वाला नहीं है। उसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड 26,000 इज मेड ड्यूरिंग द ईयर 22-23 3500, तो मई 2023 वाला भी ठीक है। दिसंबर वाला लेट हो गया है 500। $26,000 भी अलाउ हो जाएगा। तो ये जो है ये वाला 30,000, ये 3 जने
तो 30,000 में से 26,000 वाला भी ठीक है, 3500 वाला भी ठीक है, पेड है। तो बाकी अब कितना रह गया, 500। 500 वाला डिसअलाउ हो जाएगा। उसके बाद है टैक्सेस, 1,10,000। इसमें से जो पे हो गए बिफोर ड्यू डेट, तो ये टैक्सेस का पॉइंट है, ये ऊपर वाले। ऐसे ही इनकम टैक्स 40,000 में से 40,000 ही पे हो गया, तो टैक्स तो पूरा पे हो गया इनकम टैक्स। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम अ रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, SBI से जो इंटरेस्ट ऑन लोन है 1,25,000, वो माइनस हो जाएगा, बाकी रह गया। आउटस्टैंडिंग GST ऑफ 30,000 इज कन्वर्टेड इनटू लोन, तो ये जो लोन में कन्वर्ट करा है अब, लेकिन ये GST है, टैक्स है, तो अगर टैक्स को लोन में कन्वर्ट करोगे तो वो अलाउ हो जाएगा 30,000, तो 30,000 आपका अलाउ हो जाएगा। ये जो आउट ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 10,000 इज कन्वर्टेड बाय SBI इनटू फ्रेश लोन, ये अलाउ नहीं होएगा, तो 10,000 प्लस हो जाएगा, इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। लाइसेंस फी टू म्यूनसिपल अथॉरिटी एंड फी नॉट पेड टिल, म्यूनसिपल अथॉरिटी को लाइसेंस फ़ी 25,000 की थी क्वेश्चन में गिवन, लाइसेंस फ़ी टू म्यूनसिपल अथॉरिटी 25,000 की थी, वो भी प्लस हो जाएगी, पे कुछ नहीं करा इन्होंने। ये जो एम्प्लॉई ने कंट्रीब्यूट करा था टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, ये पहले प्लस होता है और फिर माइनस हो जाता है, इसको 80C के अंडर डिडक्शन मिल जाती है, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन। $28,000 में से उसने 25,000 बिफोर ड्यू डेट इनकम टैक्स डिसअलाउड है क्योंकि हम इनकम टैक्स ही निकाल रहे हैं।
जो आपका इनकम टैक्स के रिगार्डिंग इन्होंने टैक्सेस अंडर द फॉर बस अभी ये वाले तो आपके उसमें पॉइंट्स में आएंगे। तो इनकम टैक्स 40,000, इसमें से उसने 2,000 पे कर दिया डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर। ठीक है, बाकी अभी इसमें से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो अभी कवर करने हैं। ऐसा ही आपका P2 है, इसमें भी आपने बस देखना है कि कौन पे हो गया है बिफोर ड्यू डेट, आपने उसको प्लस माइनस ही करना है। ठीक है, ये आप देख लेना। यस मैम। अगर आपको कोई बैड डेट रिकवर होता है तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल आपको रिकवर हुआ है, क्योंकि पहले आपने उसकी डिडक्शन ली थी तो टैक्स नहीं पे करा था। तो अगर आपको बाद में बैड डेट मिल जाता है तो फिर वो टैक्स हो जाएगा। वेयर एनी बैड डेट हैज़ बीन अलाउड एज डिडक्शन एंड द अमाउंट सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड on such debt is greater than the difference between debt and the deduction so allowed, excess realization is chargeable to tax as a business income. तो एग्जाम्पल है, सेसी सेल्स गुड्स वर्थ ₹40,000 ऑन क्रेडिट ऑन 1 अक्टूबर बाय राइटिंग ऑफ 15,000 आउट ऑफ 40,000 ही क्लेम्स डिडक्शन ऑफ 15,000 फॉर द प्रीवियस ईयर 7/8। तो उसने 15,000 के बैड डेट राइट ऑफ करे और उसमें से उसको 28,000 मिल गए। He recovers 28,000 from defaulting debtor. In this case 3,000 अब उसने बैड डेट कितने शो करे हैं, 40,000 के थे, इसमें से 15,000 यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है, अमाउंट सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड एज बैड डेट इज़ ग्रेटर देन द, अगर आपको ज़्यादा पैसे रिकवर हुए हैं देन द डिफरेंस बिटवीन द डेट एंड द डिडक्शन सो अलाउड, एक्सेस जो है वो टैक्सेबल होएगा। तो ये आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है कि आपको कितना रिकवर हुआ, रिकवर माइनस ब्रैकेट में कितने की सेल थी और कितने का आपने उसकी डिडक्शन ली थी। तो रिकवरी आपको हुई है 28,000 और सेल प्राइस था 40,000 और उसमें इसमें आपने डिडक्शन लिया 15,000 की। तो ये फॉर्मूला लगा के जो एक्सेस होएगा वो आपको टैक्सेबल बैड डेट रिकवरी होगा। 28,000 माइनस ये आपका हो गया 25,000, तो 3,000 विल बी टैक्सेबल। तो जब आपकी जो रिकवरी है वो जो आपने डिडक्शन ली थी उससे ज़्यादा होएगी तभी ये आपका फॉर्मूला लगेगा। बाकी तो हमने साइंटिफिक रिसर्च में भी करा था कि अगर आप बिज़नेस एसेट सेल करते हो तो वो आपको एज अ बिज़नेस इनकम टैक्स होएगा। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिज़र्व, कोई रिज़र्व क्रिएट करा है लेकिन उसमें से पैसे निकाल लेते हो तब भी वो टैक्सेबल होएगा। अगर आपका बिज़नेस बंद हो गया है लेकिन उसके बाद आपको कोई पैसा मिलता है रिगार्डिंग बिज़नेस तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और लॉसेस आप एडजस्ट कर सकते हो, उसके अलग अलग केसेस थे कि कब कब आप लॉसेस को आगे लेके जा सकते हो। देन आपका है
ये वाला टॉपिक है हाउ एंड व्हेन अनडिस्क्लोज्ड इनकम आर टैक्स्ड। कई बार हम अपनी इनकम को छुपाने की कोशिश करते हैं लेकिन असेसिंग ऑफिसर उसको पकड़ लेता है। अब पकड़ने के क्या क्या तरीके हैं पहला है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट मतलब आपने अपनी किताबों में कोई इनकम को लिखा हुआ है, प्लस करा हुआ है, लेकिन आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो कहाँ से आई है। ठीक है, तो असेसिंग ऑफिसर आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है कि इनकम का सोर्स बताओ, कहाँ से आपने ऐड करी है, क्या करा है, लेकिन आपके पास सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है। तो उस केस में उसको आपकी इनकम माना जाएगा उस क्रेडिट को, अगर आपने बुक्स में कोई कैश क्रेडिट करा है तो वेर एनी सम इज फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ assessee मेंटेन फॉर एनी प्रीवियस ईयर एंड assessee ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स देयर ऑफ, और यहाँ उसने जो एक्सप्लेनेशन दी है असेसिंग ऑफिसर को पसंद नहीं आई, तो सो इन सम सो क्रेडिटेड मे बी चार्ज्ड इनकम टैक्स एज द इनकम ऑफ assessee, तो हम उसको आपकी इनकम मानेंगे। इसका जो आपको ऑनर्स ऑफ प्रूफ है वो आपको खुद को देना पड़ेगा कि आप क्यों, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। द नेचर एंड सोर्स ऑफ एनी सम क्रेडिटेड एज शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम इन बुक्स ऑफ shall be treated as explained only if the source of fund is so explained by the recipient। तो पैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं आपको बताना पड़ेगा। तो आपने किताबों में प्लस करा हुआ है लेकिन पता नहीं क्यों प्लस करा है, तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी अगर आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो कहाँ से पैसे आए। उसके बाद है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट करे हैं किसी शेयर्स में, डिवेंचर्स में। सपोज किसी कंपनी ने 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करा, अब असेसिंग ऑफिसर ने आपको नोटिस भेजा कि 2 करोड़ कहाँ से निकाले आपने इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो उस केस में भी उसको आपकी इनकम माना जाएगा और आपकी किताबों में वो जुड़ जाएगी और उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अनएक्सप्लेन्ड मनी, आपके पास कोई कैश पड़ा हुआ है, जैसे कोई रेड पड़ गई, पैसे निकले और आपके पास कोई है नहीं कि इस कहाँ से आई ये पैसे, या आपके पास ज्वेलरी पड़ी है, बुलन पड़ा है, वैल्यूएबल आर्टिकल पड़ा है और आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है वो कहाँ से आए। ऑब्वियसली ब्लैक मनी होएगी, मतलब आपने कैश में ट्रांजेक्शन्स करी होंगी और वो लेकर अपने लिए रख लिया होएगा, तो लेकिन पकड़े गए तो असेसिंग ऑफिसर फिर उसको आपका इनकम बनाएगी और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज्ड, ऐसे ही कोई इन्वेस्टमेंट आधी सी दिखाई है, आधी सी नहीं दिखाई, तो तब जो नहीं दिखाई वो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब आपने कोई शादी करी, उसमें चंगा तगड़ा पैसा लगा दिया, 50 करोड़ लगा दिया, ऐसे 20 करोड़, ऐसे बहुत हैवी अमाउंट का खर्चा करा, लेकिन जब असेसिंग ऑफिसर ने आपकी किताबें देखी उसमें आप लॉसेस में जा रहे हो, तो उसने आपको नोटिस निकाला कि आपके पास बिजनेस में इतने लॉसेस चल रहे हैं लेकिन आपने इतना खर्चा कर दिया, तो वो पैसे कहाँ से आए और आपके पास कोई आंसर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने पैसे छुपा कर रखे हुए थे। तब भी आपको जितना आपने उस शादी में खर्चा करा है या कहीं भी आपने खर्चा करा है वो आपकी इनकम माना जाएगा और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अमाउंट borrowed on or repaid on hundi, where any amount is borrowed on a hundi for any amount due thereon is repaid to any person otherwise than by account pay check। तो अगर आपने पैसे हुंडी से कलेक्ट करे हैं लेकिन पेमेंट उसकी कैश में करी है या अदर देन अकाउंट पे चेक करा है,
To avoid double taxation, provided if any amount borrowed has been deemed under the provision of this section to be the income, तो उसको आपकी इनकम माना जाएगा. तो एक जगह पे टैक्स लगेगा, दो जगह पे नहीं लगेगा. उसके बाद है व्हेन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बिकम्स कंपल्सरी. For the purpose of section 44AA, Rule 6F, legal, medical, engineering, architect, accountancy, technical consultancy, interior decoration, or any other notified profession are specified profession. In this case, अगर उनकी annual gross receipts of any one or more of a preceding 3 years या एक या पिछले 3 साल do not exceed 1,50,000, the taxpayer is required to maintain such books of account as may enable assessing officer to compute the taxable income under income tax. If however अगर आपकी gross receipts 1.5 लाख को exceed करती है तो फिर आपको books of account बनानी है prescribed by rule 6F. कैश बुक, जर्नल, लेजर, कॉपीज ये सब बनानी पड़ेंगी. अगर आप नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में हो, इफ एनुअल इनकम डज नॉट एक्सीड 1,20,000 एंड एनुअल ग्रॉस रिसिप्ट्स टर्नओवर डू नॉट एक्सीड 10 लाख पिछले 3 साल की, द टैक्स पेयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट. लेकिन अगर ये एक्सीड कर जाती है फिर आपको बुक्स बनानी पड़ेंगी. और जो 44 AD, ADA, AE, BB में है, ये आपके आगे वो स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं. द टैक्स पेयर विल हैव टू मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट, जो असेसिंग ऑफिसर उनको बोलेगा. ऑडिट कब आपको कराना पड़ेगा? व्हेन ऑडिट इज कंपल्सरी. कंपल्सरी ऑडिट अगर आपकी 1 करोड़ से ऊपर सेल, टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट्स है फॉर प्रीवियस ईयर. A person carrying on business if 2 conditions given in next column are satisfied. If 2 conditions are satisfied, तो उसकी 10 करोड़ से अगर ऊपर ग्रॉस रिसिप्ट्स होंगी. टोटल सेल या एग्रीगेट ऑफ ऑल रिसिप्ट्स इन कैश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ such receipt. Aggregate of all payment in cash during the previous year does not exceed 5% of such payment. तो अगर आपका सारा का सारा काम चेक्स के थ्रू, मतलब आप अकाउंट के थ्रू हो रहा है, तो फिर अगर आपकी कैश रिसिप्ट्स 5% ही है, उससे कम ही है, तो फिर आपको 10 करोड़ की लिमिट दे दी गई है. अ पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन 50 लाख की लिमिट है ग्रॉस रिसिप्ट की. पर्सन कवर्ड अंडर 44 AE AB, तो अगर उनके प्रॉफिट्स जो लिमिट्स हैं उनसे कम है. ऐसे ही AD, ADA ये सारे स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं. ये आगे हमारे सेक्शन एक पार्ट है. मतलब अगर आप नॉर्मल PGBP के अंडर नहीं आना चाहते, आपको लग रहा है कि आपकी इनकम कम है, तो आप स्पेसिफाइड बिजनेसेस में दूसरा रूट ले सकते हो अपने आप को टैक्स लगाने के लिए. ये था यहाँ का पार्ट. जस्ट 5 मिनट्स ब्रेक.
अब आपका मेन पार्ट तो ख़त्म हो गया है। एक यहाँ पे कुछ इन्होंने काफ़ी सारी लिस्ट बनाई हुई है खर्चों की जो डिडक्टेबल है एक्सपेंसेस। तो एक बार इसको बस आपने रीड करना है क्या क्या अलाउड है, कौन से खर्चे अलाउड है। तो जैसे आप लिटिगेशन एक्सपेंसेस मतलब कोई लड़ाई झगड़ा होता है बिजनेस में, रिगार्डिंग बिजनेस, कोई कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, तो वो सारे खर्चे आपको अलाउड है। वकील के खर्चे आपको अलाउड है, कोर्ट कचहरी के खर्चे आपको अलाउड है। इवन अगर आप कोई एसेट खरीदते हो, फिक्स्ड एसेट, तो अगर आपकी कोई फिक्स्ड एसेट के ऊपर लड़ाई चल रही है या ट्रेडमार्क के ऊपर, पेटेंट के ऊपर, आप डिफेंड करने के लिए खर्चा कर रहे हो, तो डिफेंड करने का जो खर्चा है, डिफेंड ऑफ टाइटल, एक होता है प्रिक्योरमेंट ऑफ टाइटल, एक होता है डिफेंड ऑफ टाइटल। प्रिक्योरमेंट ऑफ टाइटल मतलब आपने कोई चीज़ लेनी है, जो लेने वाली खर्चा होता है वो कैपिटलाइज होता है और वो किताबों में अलाउड नहीं होता। लेकिन अगर आप डिफेंड करने के लिए खर्चा कर रहे हो, आपका किसी ने ट्रेडमार्क कॉपी कर लिया, ठीक है, तो कॉपी कर लिया या पेटेंट राइट कॉपी कर लिया, तो आपने उसके ऊपर कोर्ट केस कर दिया, तो डिफेंड करने के लिए जो भी आपका लिटिगेशन एक्सपेंसेस होंगे वो अलाउड है। बाकी रॉयल्टी पेड बाय एसएससी, कंसल्टेशन चार्जेस, ये वाले खर्चे जो है आप एक बार रीड कर लेना। डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डैमेजेस पेड टू एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू डिसमिस हिम इन द इंटरेस्ट, डैमेजेस फॉर फेलियर टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती उसके लिए आपने डैमेजेस पे करे हैं। स्टैम्प या रजिस्ट्रेशन चार्जेस, क्योंकि थोड़ा मुश्किल तो होता है याद करना, लेकिन एक बार रीड कर लोगे सारे तो खर्चे आपको थोड़े थोड़े दिमाग में रहेंगे। कितने सारे हैं? हाँ, बहुत सारे हैं। इसको मतलब याद नहीं करना, आपने सिर्फ रीड करना है, दैट्स इट। ओके मैम। ठीक है, 3 पेजेस हैं। यस। मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इतनी, बस ये लिटिगेशन, ये जो था मैंने अभी आपको बताया, ये था। बाकी सब खर्चे हो जाएंगे। मतलब बस एक बार रीड कर लेना है, उसको याद करने की कोशिश मत करना, ठीक है। एक बार बस दिमाग में से निकल जाएंगे ये खर्चे हैं, बस दैट्स इट। ठीक है। बाकी जो मेरे को कोई इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आपको अलग से बता दूंगी, या बीच बीच में जब आएगा तब हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसके बाद बस वो करेंगे, क्वेश्चंस ही करेंगे। तो अब तक आपने बस ये करना है कि सारा एक बार देख लेना है, गो थ्रू हो जाना है। तो मंडे को हम फुल फ्लेज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपने, ओके मैम। ठीक है। तो ऑलमोस्ट दिस चैप्टर इज डन। एक बस इसमें स्पेसिफाइड बिजनेस का केस है। पहले हम नॉर्मल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद फिर वो एक दिन लगा के उसके भी क्वेश्चंस कर लेंगे, उसको सॉल्व करके उसके क्वेश्चंस कर लेंगे। यस मैम। चलो जी, ओके, बाय ओके बाय मैम। बाय।